वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदी मैम और हम आज टॉपिक कौन सा पढ़ने वाले, इकोसिस्टम के अंदर एक और टॉपिक है जिसका नाम है टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरैक्शन। अब बोलोगे मैम पर पॉपुलेशन इंटरैक्शन तो हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पढ़ा हुआ है, फिर यहाँ क्यों लिया? क्योंकि इसका रीजन है, कुछ जो रेफरेंस बुक है, देखो तुम्हारी एनसीईआरटी जो है ये चैप्टर को, मतलब ये पर्टिकुलर इंटरैक्शन को वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के आखिरी में रखते हैं, पर कुछ रेफरेंस बुक है जो सीयूईटी की प्रिपरेशन कराती है ये टॉपिक कहां पे पुट करती है? इकोसिस्टम के पास, क्योंकि कुछ क्वेश्चन दोनों का नॉलेज को मर्ज करके पूछे गए हैं, तो वो सारे हम यहीं पढ़ने वाले इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है आपको एजुकेशन फ्री किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक में, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, और अब तो बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो उसी में से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसका नाम है सीयूईटी, उसकी बायोलॉजी की प्रिपरेशन मैं करा रही हूँ और अभी तक हम इवोल्यूशन चैप्टर, उसके बाद ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर और इकोसिस्टम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हम इकोसिस्टम के एमसीक्यू कर रहे हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये अगला टॉपिक है वापस। ये ऐसा टॉपिक है जो एनसीईआरटी ने दूसरे चैप्टर के अंदर रखा हुआ है, पर कुछ रेफरेंस बुक ने या कुछ रिफ्रेशर्स ने इस टॉपिक को इकोसिस्टम के अंदर भी रखा हुआ है। कोई बात नहीं, पढ़ना तो है, क्योंकि वैसे भी एग्जाम में तो भैया ऐसा तो लिखा हुआ नहीं रहेगा ना कि ये वाले क्वेश्चन है वो इवोल्यूशन चैप्टर्स है, ये वाले क्वेश्चन जेनेटिक्स है, वो तो रैंडमली पूछेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वापस सॉल्व करने का क्या तरीका है मैम? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कीवर्ड को करना है अंडरलाइन, उससे रिलेटेड जो जो आता है वो बोलेंगे, फिर ऑप्शन में देखेंगे अगर आ रहा है तो। ये हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए। इनडायरेक्ट के लिए हम क्या करेंगे? एनालॉजी लगाएंगे, है ना, कि रेफरेंस लगाएंगे। और कौन सी मेथड यूज करेंगे? डिडक्शन मेथड। वापस जो 110% क्वेश्चन कंफर्म है वही हम एग्जाम में मार्क करके आएंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। पता चला 50 मार्क्स लेके आ रहे हो और 10 मार्क्स गलत करके आ रहे हो, पूरा मार्क्स स्कोर नीचे चला जाएगा और एक एक मार्क से तुम्हारी रैंक ऊपर नीचे हो सकती है। और अगर तुमको अपना चॉइस का यूनिवर्सिटी चाहिए तो मार्क्स तो फुल चाहिए, रैंक भी टॉप की चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं वापस। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ कीवर्ड क्या है? करेक्ट ऑप्शन, मतलब तुम्हें सही स्टेटमेंट पता होना चाहिए। तो स्टेटमेंट 1, इंटरैक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज इज इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। बिल्कुल सही है, मैंने तुम्हें बताया था इंग्लिश में इंटर का मतलब होता है दो लोगों के बीच में, इंट्रा का मतलब होता है एक स्पीशीज के अंदर। तो वही तो लिखा हुआ है कि दो इंडिविजुअल दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में इंटरैक्शन जो हो रहा है उसको वो क्या बोल रहा है? इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। बिल्कुल सही। चलो स्टेटमेंट 2, इंटरैक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज इज इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन, मतलब इंटरैक्शन हो रहा है बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज इज इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन। अच्छा, दो स्पीशीज के बीच में जो एक्शन हो रहा है वो इंट्रा स्पेसिफिक है। गलत है बाबा, ये आंसर गलत है। देखो दो इंटरैक्शन हो रहा है दो इंडिविजुअल के बीच में, दो स्पीशीज के बीच में, तो इंटर स्पेसिफिक बोल सकते हो, पर इंट्रा वर्ड यहां यूज कर रहे हो, मतलब इंटरैक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ, यहां क्या होना चाहिए? सेम स्पीशीज, तब उसको हम बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन। पर ये स्टेटमेंट गलत है। तो अब बताओ मुझे क्या ऑप्शन आ जाना चाहिए? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये वाला आना चाहिए। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट नहीं, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है भैया, कि इंटरैक्शन हो रहा है दो इंडिविजुअल के बीच में, दो डिफरेंट स्पीशीज का, तो उसको इंटर स्पेसिफिक बोलेंगे। अगर एक ही स्पीशीज के अंदर हो रहा है तो उसको इंट्रा स्पेसिफिक बोलेंगे। तो ऊपर वाला 1 करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। तो आंसर क्या आना चाहिए? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट व्हाइल स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। हुआ क्या क्लियर? चलो आगे मूव करें। तो चलो आंसर देखते क्या है। तो करेक्ट आंसर क्या है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है भैया, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोल रहे हैं, मतलब मैम अरे प्लांट्स बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकालते हैं बेसिकली जो उनके काम के नहीं होते, या तो वो कुछ पॉइजन इकट्ठा करके रहते हैं, जैसे मैम जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज हो गया जो धतूरा इकट्ठा करता है। ठीक है, और बताओ मैम रेजिन्स होते हैं, गम्स होते हैं, बेसिकली ये होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, प्लांट के यूज में नहीं होते, पर प्लांट्स में ऐसा कुछ मिक्स करके स्टोर करते हैं ताकि वो उनके डिफेंसिव मैकेनिज्म में यूज हो। याद आ गया? चलो पढ़ते आगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज निकोटीन, स्ट्राइचिन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट फॉर देयर डिफेंसिव एक्शन। ये तो सीधा सीधा आंसर हुआ। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड ऑप्शन फॉर द अप्रोप्रिएट कंक्लूजन। ठीक है, अब वापस वही है करेक्ट इनकरेक्ट वाला। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, सम प्लांट प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल्स विच आर पॉइजनस टू एनिमल। बिल्कुल सही, प्रोड्यूस भी करते हैं, स्टोर भी करते हैं, जैसे अभी मैंने बोला है ना। आगे जैसे थोड़ी देर पहले पढ़ा, कौन कौन सा, निकोटिन हो गया, स्ट्राइचिन हो गया, कैफीन हो गया, जो प्लांट क्यों इकट्ठा कर रहा है, ताकि वो पॉइजन की तरह काम करे या डिफेंसिव मैकेनिज्म की तरह काम करे। चलो, तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। स्टेटमेंट 2, द वीट कैलोट्रोपिस प्रोड्यूस पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज। बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो देखो जरा ऑप्शन क्या है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट व्हाइल 2 इज इनकरेक्ट। गलत, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, दोनों ही करेक्ट है। तो देखो जरा सी लिखा है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। इजी था मैम। चलो आगे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज वर थॉट टू बी द क्राइटेशन विथ नेसेसरी टू फॉर कॉम्पिटिशन टू ऑकर बाय डार्विन। तो देखो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कहने को इवोल्यूशन वाले चैप्टर से भी है, मतलब 3 चैप्टर को मर्ज करके ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तुम्हारे इकोलॉजी में जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है वहां से इंफॉर्मेशन ली, नॉलेज बेस किसका चेक करे, तुम्हारे इवोल्यूशन वाले चैप्टर का, और 2-3 चैप्टर को मर्ज करके ये क्वेश्चन बनाया जा रहा है। और ऐसे ही इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे कि 2-3 क्वेश्चन को मर्ज करके हम पढ़ेंगे, वो यहाँ क्वेश्चन में पूछेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वो पूछ रहे, बताओ इनमें से कौन सा क्राइटेरिया था कंपटीशन के लिए, किसके अकॉर्डिंग, डार्विन के अकॉर्डिंग। तो डार्विन ने क्या बोला था कि नेचुरल सिलेक्शन कब होता है मैम, जब 2 स्पीशीज कंपीट कर रही हैं। कंपीट क्यों कर रही है मैम, रिसोर्स सेम है या हैबिटेट सेम है, याद आ गया। चलो देखते हैं। लिमिटिंग रिसोर्स एंड क्लोज रिलेटेडनेस बिटवीन स्पीशीज। हाँ, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज अगर आपस में कंपीट करेंगी और लिमिटिंग रिसोर्स के लिए, तभी उसको कंपटीशन बोलते हैं। और उसमें से जो बेटर सर्वाइव करेगी वो क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी, नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे तुम सब लोग भी अभी एक टाइप के नेचुरल सिलेक्शन में ही हुआ। बोलोगे मैम नेचुरल सिलेक्शन थोड़ी ना है, ये तो एंट्रेंस एग्जाम है। तो एंट्रेंस एग्जाम क्या हुआ, एक तक का कंपटीशन ही तो है। रिसोर्स सेम है, तुम्हारी सीट वही है, तुमको रैंक भी वही चाहिए, और लड़ने वाले लोग ढेर सारे हैं ना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिमिटिंग रिसोर्स एंड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, बिल्कुल सही। नॉन लिमिटिंग रिसोर्स के लिए क्यों कोई कॉम्पीट करेगा, ये बताओ। अब तुम अब ये तो ऐसी चीज होगी ना, 12th तक नॉन लिमिटिंग रिसोर्स से हर जन फर्स्ट आ सकता था, क्यों, वहां पे ऐसी रैंक है, पर ऐसे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं कि नहीं तुम रुक जाओगे, हर जन फर्स्ट आ सकता था। तो वापस नॉन लिमिटिंग रिसोर्स में कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता बॉस, तभी तो कैसा ग्राफ रहता है। देखो मैं दूसरा चैप्टर का यूज कर रही हूँ, तब कैसा ग्राफ होता है, जे शेप कर्व या फिर एक्सपोनेंशियल कर्व। चलो, तो ये तो नहीं है मैम, क्योंकि नॉन लिमिटिंग रिसोर्स एंड क्लोज रिलेटेड, नॉन लिमिटिंग रिसोर्स नहीं, लिमिटिंग रिसोर्स। एम्पल ऑफ रिसोर्स एंड अनरिलेटेड स्पीशीज, मतलब वही बोल रहा है, नॉन लिमिटिंग रिसोर्स बोलो या क्लोज अनरिलेटेड स्पीशीज, नहीं अनरिलेटेड तो लड़ेगी ही क्यों। अगर चलो अनरिलेटेड स्पीशीज लड़ भी रही है, पर रिसोर्स तो सेम होना चाहिए या लिमिटिंग होना चाहिए, या तो अनलिमिटेड रिसोर्स लिखा है। तो सबसे ज्यादा सही क्या है कि क्लोज रिलेटेड स्पीशीज हो, जिनका हैबिटेट भी सेम हो, फूड हैबिट भी सेम हो, रिसोर्स भी सेम हो, और जो रिसोर्स है वो भी अनलिमिटेड नहीं है, इतनू सा है, लिमिटेड। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, लिमिटिंग रिसोर्स एंड क्लोज रिलेटेडनेस बिटवीन स्पीशीज। इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके थ्योरी ऑफ डार्विन या गैलोपेगोस आइलैंड या फिर वॉलेस की थ्योरी भी जा सकते हैं। मतलब मैं दूसरे चैप्टर का बोल रही हूँ, इवोल्यूशन चैप्टर के कुछ टॉपिक्स लेके इस टॉपिक का मर्ज करके एक क्वेश्चन वो फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। The phenomena of elimination of inferior species by superior species when the resource are limiting is known as। अब बताओ इसको क्या बोलते हैं, जब कोई 2 स्पीशीज है, सेम रिसोर्सेज के लिए लड़ रही हैं, लिमिटिंग है। अब देखो कहाँ लिखा है मैम, सेम रिसोर्सेज, रिसोर्स आर लिमिटिंग, और कोई एक इंफीरियर स्पीशीज है, एक सुपीरियर स्पीशीज है, तो इंफीरियर वाली एलिमिनेट हो जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन। क्योंकि दोनों स्पीशीज के बीच में सिंस रिसोर्सेज लिमिटिंग है, तो क्या हो रहा है मैम, कॉम्पिटिशन। तो मैम कॉम्पिटिशन तो यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, ये तो ऑप्शन कट गया। पर इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है, पर वो बोल रहे एक स्पीशीज एलिमिनेट हो जाएगी, हट जाएगी। तो हटने की बात ना ये कर रहा है, ये कर रहा है, कौन सा कर रहा है, कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन, मतलब हट गई, एक स्पीशीज पूरी हट गई। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते
करते हैं, गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट्स दैट, दो लोग थोड़ी देर पहले पढ़ा। अब हमको पता है कि गॉस कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल गलत है ना, क्योंकि अब हमने क्या बोला है कि को इवॉल्व करते हैं या रिसोर्स पार्टनरशिप करते हैं, पर अब ये वो तो सीधा सीधा स्टेटमेंट बोल रहे हैं। क्या होता है स्टेटमेंट, जल्दी बताओ। गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर दो स्पीशीज लड़ रही हैं सेम रिसोर्स के लिए, सेम हैबिटेट के लिए, तो उसमें से जो इंफीरियर स्पीशीज है, जो कमजोर स्पीशीज है, वो दब जाएगी किससे, सुपीरियर से। और ऐसे करते करते जो इंफीरियर वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, एक्सक्लूड हो जाएगी, उस जगह से चली जाएगी। तो यही स्टेटमेंट जो अभी बोला है वो मैच करना चाहिए। नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम नीश indefinitely फॉर सेम लिमिटिंग रिसोर्स। अच्छा सही है, पर चलो थोड़ा और बेटर ऑप्शन देखते हैं। लार्जर ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूड स्मॉलर वन थ्रू कॉम्पिटिशन। लार्जर नहीं बोल सकते, सुपीरियर स्पीशीज वर्ड यूज करना पड़ेगा। मोर अबंडेंट स्पीशीज विल एक्सक्लूड द लेस अबंडेंट स्पीशीज थ्रू कॉम्पिटिशन। नहीं, कॉम्पिटिशन फॉर सेम रिसोर्स एक्सक्लूड स्पीशीज हैविंग डिफरेंट फूड प्रेफरेंस। ये तो बात ही पूरा अलग बोल रहा है। तो आंसर क्या आया, नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम नीश। नीश मतलब वो जगह जहां पे वो स्पीशीज मिल रही है, जो अपने हैबिटेट में रह रही है, जिसका फूड है, जिसका कोई पर्टिकुलर रोल है उस इकोसिस्टम में, उसको अपन नीश बोलते हैं। ठीक है, तो देखो दो स्पीशीज कभी भी सेम नीश में नहीं रह सकती, जहां पे क्या है, सेम रिसोर्सेस है, और वो भी कब तक, हमेशा के लिए साथ नहीं रह सकती। क्यों? अब इस क्यों का रीजन क्या कंप्लीट होगा, क्योंकि उसमें से सिंस सेम रिसोर्स शेयर कर रहे हैं, सिंस लिमिटेड रिसोर्स भी है, सेम तो है पर लिमिटेड रिसोर्स भी है, सेम हैबिटेट है, तो दोनों स्पीशीज क्या करेगी, कंपटीशन में आ जाएंगी, और उसमें से जो कमजोर स्पीशीज रहेगी वो गायब हो जाएगी, और बड़ी वाली स्पीशीज या सुपीरियर से, अब देखो यहाँ सुपीरियर वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, लार्जर। लार्जर मतलब क्या, बड़ा ऑर्गेनिज्म नहीं, या फिर मोर अबंडेंट इन नंबर, ज्यादा ऑर्गेनिज्म नहीं, ज्यादा करेक्ट वर्ड क्या है, सुपीरियर वर्ड बोलना। ठीक है, अब ऐसे समझो, सपोज करो वही गैलापागोस आइलैंड है, मैं इसका मतलब समझा रही हूँ, मोर अबंडेंट क्यों गलत है और लार्जर ऑर्गेनिज्म क्यों गलत है। पहले मैं ले रही हूँ मोर अबंडेंट। ठीक है, तो सपोज करो वही गैलापागोस आइलैंड ले लो, उस पर टॉर्टॉइज है, अबिंगडन टॉर्टॉइज है। अब टॉर्टॉइज तो मैम इतना होता है, ठीक है, ये मानो कि टॉर्टॉइज बहुत ज्यादा नंबर में, 100 नंबर में, और गोट भी है। कैसे एग्जाम्पल हुआ गोट, एलियन स्पीशीज इन्वेजन का। ठीक है, पर गोट है सपोज करो 3 नंबर में। अब देखो, अब होना क्या चाहिए, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि जो ज्यादा अबंडेंट है वो डोमिनेट करेगी और जो कम है वो गायब हो जाएगी। बट अबंडेंट जरूर है टॉर्टॉइज, पर उसका रेट ऑफ चलना ही बहुत स्लो है। उतने में तो वो भले 3 बकरियां हैं, उसने इतना सारा खा लिया कि एक दिन का पूरा खाना ही वो अबिंगन टॉर्टॉइज का खा लिया। आई बात समझ में? तो लार्जर या मोर अबंडेंट बोलना गलत है। अब बोलोगे मैम लार्जर भी तो है, अब देखो वही टॉर्टॉइज साइज में भी बड़ा है, साइज में भी बड़ा है, नंबर में भी बड़ा है, पर उसका स्लो क्या है, रेट खाने का बहुत स्लो है, चलने का ही रेट स्लो है। उतने में तो बकरी ने, गोट ने पता नहीं क्या 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 सब खा लिया, सारा ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब साफ कर लिया। आई बात समझ में? इसलिए लार्जर भी बोलना गलत है और मोर अबंडेंट बोलना भी गलत है। करेक्ट वर्ड क्या है, सुपीरियर स्पीशीज, इंफीरियर स्पीशीज। ठीक है, चलो, तो ये वर्ड्स तुमको देंगे कंफ्यूज करने के लिए। अब देखो यहाँ तो उन्होंने सीधा सीधा लिख दिया। अब अगर यही ऑप्शन रहते, मतलब आखिरी वाला छोड़ दो, बी और सी लिखा रहता और एक और ऑप्शन रहता, वहां पे लिखा रहता सुपीरियर स्पीशीज विल सर्वाइव एंड इंफीरियर विल बी एक्सिक्यूटेड या एक्सक्लूडेड, तो फिर तुम बोलते अगर सब सेम, सारी लैंग्वेज, बाकी की पूरी लैंग्वेज सेम रहती, बस एक में रहता सुपीरियर इंफीरियर, एक में रहता लार्जर ऑर्गेनिज्म स्मॉलर वन, एक में रहता मोर अबंडेंट और लेस अबंडेंट, तो उस केस में तुम क्या चूज करते, सुपीरियर इंफीरियर वाला ऑप्शन चूज करते। ठीक है, अब बोलोगे मैम तीनों तो सही है, एक ही चीज बोल रही है, एक चीज नहीं बोल रही, दोनों तीनों का मीनिंग अलग अलग निकल रहा है। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक्सटेंशन लो आ गया, एक्सटेंशन ऑफ अबिंगडन टॉर्टॉइज इन गैलापागोस आइलैंड इज एन एविडेंस ऑफ, भैया कौन आया था, एलियन स्पीशीज इन्वेजन हुआ था, तो यहाँ तो दिया नहीं है। अच्छा, एलियन स्पीशीज इन्वेजन होने के बाद सेम फूड था, सेम कॉम्पिटिशन था, और उसमें जो सुपीरियर स्पीशीज थी वो जीत गई, तो क्या आया, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। क्यों हुआ ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन या फिर एक्सटेंशन तुम्हारा अबिंगडन टॉर्टॉइज का, क्योंकि एलियन स्पीशीज का इन्वेजन हुआ। आया, लिंक बना।
चलो आगे मूव करते हैं। बताओ को एक्सटेंशन हुआ क्या? नहीं, को एक्सटेंशन इनिशियल फेज में हो रहा था कि तुम्हारी बकरी भी थी वहां पे, एबिंगडन टॉर्टॉइस भी थी, पर धीरे धीरे एबिंगडन टॉर्टॉइस कैसे बनता गया? इंफीरियर स्पीशीज। और जो तुम्हारी गोट है वो कैसे बनती चली गई? सुपीरियर स्पीशीज। तो ये तो नहीं हुआ। अब बताओ बेचारा वो एबिंगडन टॉर्टॉइस स्पीड में चल ही नहीं सकता था, तो माइग्रेट क्या करेगा? हटाओ इसे। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन बिल्कुल सही, क्योंकि फूड और रिसोर्स और हैबिटेट सेम था। अब रिसोर्स पार्टनरशिप ये हो सकता था, है ना, गॉस बोलता है कि हमेशा गायब हो जाएगी, पर हमको पता है कि नहीं, को इवॉल्व होता है या फिर क्या हो जाता है? रिसोर्स पार्टनरशिप हो जाती है। हो सकता है कि अगर एक्सटेंशन नहीं हुआ था और टाइम मिलता तो टॉर्टॉइस बोलता कि मैं जो बीच के पास का एरिया है मैं वहां पे रहूंगा, ठीक है, और जो मेन इनलैंड के आसपास का एरिया वहां पे गोट रहेंगी। तो देखो ये हमको पता है कि धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो जाता है? को इवोल्यूशन हो जाता है, को इवोल्यूशन भी और साथ में रिसोर्स पार्टनरशिप भी हो जाती है, ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट ना हो। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। Question number 8 पे MacArthur vision of 5 closely related species of warblers living on same tree were able to avoid competition, देखो वही बोला है, and co-extend by behavioral difference. This is an example of, अब बताओ अब warblers है वो एक साथ ही एक पेड़ पे रह रही हैं, फूड भी सेम है, हैबिटेट भी सेम है, फिर भी वो क्या अवॉइड कर रही है? कंपटीशन अवॉइड कर रही है और को एग्जिट कर रही है एक साथ। कैसे? बिहेवियर डिफरेंस के साथ। किसका एग्जांपल है? कॉम्पिटिटिव रिलीज? नहीं मैम। रिसोर्स पार्टनरशिप बोल सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल उसका तो उल्टा कर रही है? नहीं मैम। एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव मतलब सोर्स कॉमन, अलग अलग जगह गए, तो ये भी नहीं। तो आंसर क्या हुआ? रिसोर्स पार्टनरशिप। तो बोलोगे मैम एडेप्टिव रेडिएशन में कौन सा आएगा? वार्बलर्स नहीं आएंगी, क्या लिखा रहेगा? डार्विन फिंचेस। याद रखना, जैसे ही उन्होंने डार्विन फिंचेस बोला या मार्सुपियल मैमल्स बोला या ऑस्ट्रेलियन मैमल्स बोला, तुम्हारे इन तीनों के टाइम पे एक ही वर्ड आना चाहिए दिमाग में, कौन सा? एडेप्टिव रेडिएशन हुआ। अच्छा, एडेप्टिव रेडिएशन मतलब सोर्स सेम है, पर कैसा एवोल्यूशन हुआ? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हुआ। सोचो क्वेश्चन ये है, पर हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं? एवोल्यूशन का भी टर्म यूज करके सॉल्व कर रहे हैं और इकोलॉजी भी यूज करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो, और रिसोर्स पार्टनरशिप तो देख ही रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव कर रहे हैं। इतना समझ में आया? कुछ डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखो, मैं अलग से डाउट क्लास लूंगी, तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व करूंगी। और उसके बाद मुझे ये भी बताना कि मैं इकोलॉजी खत्म करने के बाद कौन सा चैप्टर तुम चाहते हो रिवाइज करवाना, कि कौन सा चैप्टर चाहते हो मैम ये क्लियर नहीं, वापस पढ़ा दीजिए, तो मैं वो मतलब वैसे ही सारे पढ़ाने वाली हूँ, पर अगर जो चैप्टर तुम बोलोगे कि नहीं मैम यही चैप्टर चाहिए, तो फिर ये चैप्टर, वो पर्टिकुलर चैप्टर मैं रीस्टार्ट करूंगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हुआ क्या तुम्हारा? कीवर्ड एन एडेप्टेशन बाय पैरासाइट। अब पूछ रहे बताओ इनमें से कौन सा एडेप्टेशन नहीं है। अब बताओ जल्दी, पैरासाइट कितने टाइप के होते हैं मैम? 2 टाइप के। कौन कौन से? एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। पैरासाइट कितने टाइप के होते हैं? पैरासाइट भैया एक जो बाहर रहे उसको क्या बोलेंगे? एक्टोपैरासाइट। एक जो अंदर रहे उसको क्या बोलेंगे? एंडोपैरासाइट। दोनों क्या कर रहे हैं? हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो अगर एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के बाहर है वो कैसा है? उसकी बॉडी का टेक्सचर या बॉडी उस तरीके से बिल्ड है। अच्छा, सिंस वो न्यूट्रिशन ही डायरेक्ट एब्जॉर्ब करे, फिर भले कोई भी पैरासाइट हो, क्या उसको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत है? जरूरत ही नहीं है, पूरा तो रेडीमेड फूड ही एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं नो डाइजेस्टिव सिस्टम, सिंस पूरा तो ब्लड, अगर एक्टोपैरासाइट है तो पूरा ब्लड सक कर रहा है, और एंडोपैरासाइट है फिर भी ब्लड ही सक कर रहा है, नो डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत है। अच्छा, ये बताओ कि फिर उसका कौन सा सिस्टम सबसे ज्यादा डेवलप रहेगा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। एक सिस्टम जब हटा तो उसने खुद का नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए एक सिस्टम को इंक्रीज कर दिया। कौन सा? हाईली एडवांस रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब बताओ मुझे और क्या रहेगा मैम? होल्ड कैसे करेगा? सकर्स रहेंगे जिससे वो पकड़ा हुआ रहेगा। जैसे जो तुम्हारी एक्टोपैरासाइट लाइस हो गई, वो भले सकर्स नहीं होते पर उसके हैंड्स तो ऐसे रहते कि वो होल्ड कर सके। और वही अगर टीनिया सोलियम देख लो या फिर तुम्हारा राउंड वर्म देख लो, तो ये सब क्या है? ये अंदर होल्ड करके रखते हैं, तो सकर्स रहते हैं उनके पास, या हुक्स रहते हैं। सकर्स रहेंगे, हुक्स रहेंगे। अच्छा, अगर वो एंडोपैरासाइट है तो मुझे ये बताओ, अब देखो बोलोगे मैम ये क्वेश्चन तो 2-3 चैप्टर का मर्जर है। बिल्कुल सही, बताओ कौन कौन से चैप्टर का मर्जर है? एक तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज
फेज वाला चैप्टर हो गया। अब उसको वो पूछ रहे पैरासाइट से, तो उससे ये एक टाइप का रिलेशनशिप भी हो गया, तो ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन का भी हो गया। पर वापस मैंने बोला कुछ रिफ्रेशर्स बुक जो इंटरैक्शन है वो कौन से वाले पार्ट में रख देते, इकोसिस्टम में रख देते, क्योंकि वो इकोसिस्टम का पार्ट है। तो देखो 2-3 चैप्टर का मर्ज होके वो क्वेश्चन बन रहा है। अच्छा, अगर एंडोपैरासाइट हुआ तो मुझे बताओ उसको अंदर दिखने वाला है क्या? कुछ नहीं। तो सेंस ऑर्गन मतलब आंखों की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब एक चीज की जरूरत नहीं है तो बॉडी कैसे रहेगी? फ्लेक्सिबल रहेगी, क्योंकि उसी जिस तरीके से हैबिटेट है अंदर वहां उसको ढलना है, ठीक है। चलो अब आप ऑप्शन देखते हैं। लॉस, अब वो पूछ रहे हैं नॉट, ठीक है, याद रखना नॉट पूछ रहे हैं। लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, बिल्कुल सही। अंदर आंख का यूज करके क्या देख लोगे? हैं, अंदर लाइट भी नहीं है, दिखेगा भी क्या? तो आंखों की जरूरत है नहीं, कुछ सुनने की भी जरूरत है नहीं, तो अननेसेसरी ऑर्गन की जरूरत है क्या? नहीं है। तो ये है एक एडेप्टेशन पैरासाइट का, पर पूछा क्या है? नॉट, काट दो। एडेसिव ऑर्गन और सकर्स, अरे लिखा तो है हुक्स एंड सकर्स, तो ये बस फिर एडेसिव ऑर्गन और सकर्स लिखा तो है, तो अब ये भी है ऑप्शन, पर पूछा क्या है? नॉट, काट दो। अच्छा, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो जरा सबसे पहली लाइन क्या लिखी है मैंने? नो डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये तो एडेप्टेशन हुआ है भैया, है, तो काट दो। अब आखिरी क्या रहा? लो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, लो रहती है कि हाईली, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? हाईली एडवांस रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये जस्ट उल्टा लिखा हुआ है। उल्टा मतलब करेक्ट, इनकरेक्ट ही तो पूछा है, हो गया आंसर, इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है ये आता है, ये मैंने अराउंड हर ऑल्टरनेट ईयर्स में देखा हुआ है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। असर्शन, वापस जिन लोगों को नहीं पता असर्शन कैसे सॉल्व करते हैं, हम कैसे सॉल्व करते हैं जल्दी बताओ। देखो 2 स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है असर्शन, एक होता है रीजन। असर्शन, तुम सबसे पहले जो स्टेटमेंट पढ़ोगे इंडिविजुअली वो स्टेटमेंट पढ़ना, अगर वो तुम्हें स्टेटमेंट सही लग रहा है तो तुम आगे पढ़ो। अगर लग रहा है कि स्टेटमेंट में कुछ बकवास लिखी हुई है, गलत सलत लिखा है मैम, जो हमने पढ़ा है तो पूरा गलत लिखा हुआ है, जैसे ऐसे लिखा है मैग्नेट ब्रेन यूट्यूब का चैनल है ही नहीं, ठीक है, या यूट्यूब ही नहीं है गूगल पे, या यूट्यूब है ही नहीं, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हुआ ना। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है तो तुम्हारा सीधे ऑप्शन, अपना टाइम मत वेस्ट करो रीजन पढ़ने के लिए, सीधे ऑप्शन क्या आओगे? डी पे आओगे। अगर तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया, मतलब असर्शन पढ़ लिया, तुमको लग रहा है नहीं सही लिखा हुआ है, तो क्या करोगे? बिकॉज लगाओगे। बिकॉज लगाने के बाद उसका जो रीजन है खुद बोलोगे। अगर रीजन जो तुम बोल रहे हो और वही लिखा हुआ मिला, मतलब आंसर क्या हुआ? ए हुआ। अगर तुमने पढ़ा वो सेंटेंस और वो सेंटेंस में कुछ और लिखा है पर सही लिखा है पर करेक्ट रीजन नहीं है, मतलब जो मैंने बिकॉज के बाद हमने बोला पर वो तुमको रीजन में नहीं मिल रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? बी। और आखिरी में अगर रीजन तुम कुछ पढ़ रहे हो और कुछ भी लिखा हुआ है मैम, वापस वही ऐसे यूट्यूब है ही नहीं, हो है ही नहीं, कोई यूट्यूब जैसी कोई चीज ही नहीं है, ऐसे कोई बकवास लिखी हुई है बायोलॉजी के कंटेक्स्ट में, वहां यूट्यूब लिखा हुआ नहीं आएगा, है ना ही मैग्नेट ब्रेन्स लिखा हुआ आएगा, ना ही वैदी मैम लिखा हुआ आएगा, क्या आएगा? तुम्हारे बायोलॉजी के कंटेक्स्ट में आएगा। तो अगर वो लग रहा है कि नहीं मैम ये स्टेटमेंट ही गलत लिखा है, तो वापस मेहनत ज्यादा मत करो, आंसर क्या गया? सी, ठीक है। तो चलो सेम तरीका यूज करते हैं अपन को असर्शन रीजन सॉल्व करने के लिए। तो लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट आर ऑफन कॉम्प्लेक्स, हाँ कॉम्प्लेक्स है, क्यों? क्योंकि वो बहुत बार 2-3 होस्ट का यूज करता है, इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, हर होस्ट में कोई पर्टिकुलर लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक है। जैसे मलेरिया ही ले लो, अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ का बन रहा है, ये तुम्हारे मलेरिया वाले से भी रिलेटेड हो गया, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से भी हो गया, ठीक है। तो चलो, तो क्यों? क्योंकि हर होस्ट में कोई ना कोई एक लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। जैसे आ जाते वापस मलेरिया पे, तो मलेरिया जो है होता है प्लाज्मोडियम के कारण। प्लाज्मोडियम की जो एसेक्सुअल साइकिल है सिर्फ गैमेटोसाइट फॉर्मेशन तक, मतलब पूरा एसेक्सुअल फेज कहाँ होता है? ह्यूमन में होता है, पर जो एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स का, वो कहाँ होता है? गट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो इसके लिए उसको क्या चाहिए? 2 होस्ट चाहिए, ठीक है। तो मतलब हम बोल सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट इसलिए कॉम्प्लेक्स रहती है क्योंकि उसको 2-3 होस्ट लगते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट लगते हैं अपनी लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेजेस को कंप्लीट करने के लिए। आप पढ़े आगे, डेवलपमेंट ऑफ पैरासाइट रिक्वायर 1 or 2 इंटरमीडिएट होस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। लो, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है, तो जल्दी बताओ क्या आंसर आया? ए, ठीक। चलो आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब वापस मैंने तुम्हें इसका डिडक्शन मेथड बताया था, क्या था मैम डिडक्शन मेथड? कोई एक जो तुम्हारा मैच द फॉलोइंग है, कॉलिंग बोल रही थी, मैच द फॉलोइंग है, उस पे क्या जाओगे तुम, कंफर्म हो 110%, तो उस ऑप्शन को देखो और यहाँ देखो, अगर वो ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ नहीं दिया हुआ है तो उसको काट दो, वो पूरा ऑप्शन ही कट जाएगा, तुम्हारा बहुत टाइम बच जाएगा। स्टार्ट करें तो देखो, अब यहाँ पे लिखा है एंडोपैरासाइट, तो हमें पता है कि एंडोपैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर होना चाहिए। लाइस तो भैया एक्टोपैरासाइट है, तो देखो ये गया, मतलब मैम 1 का तो सी ही होना चाहिए, बिल्कुल सही, और एंडोपैरासाइट का 4 ही होना चाहिए, पैरासाइट लिविंग इनसाइड द होस्ट। तो चलो मतलब क्या ऑप्शन होना चाहिए, 1 का सी। तो ढूंढना शुरू करो, यहाँ 1 का सी क्या है, 1 का सी है क्या, नहीं, 1 का बी है, नहीं, 1 का सी नहीं। लो, तुमने सिर्फ एक ऑप्शन देखा और तुम्हारा आंसर आ गया, देखो ठीक है। पर फिर भी अब इच्छा तो होती नहीं ना, मन नहीं मानता मैम एक बार और चेक कर लेते। देखो कितना टाइम बच गया तुम्हारे इस डिडक्शन मेथड से, तुमने सब कुछ भी नहीं सॉल्व किया, तुमको बाकी के ऑप्शन भी नहीं पता, पर तुम्हारा आंसर सही है, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 का हुआ सी। अब बी, मरीन फिशेस क्या आएंगी बताओ, सीओपॉड्स आएंगी कि ग्रो ऑन हेज प्लांट्स? तो भैया सीओपॉड्स, क्योंकि उसका नाम क्या है, ये पैरासाइट का नाम है, वो है होस्ट का नाम। उसके बाद कस्क्यूटा, जिसको अमरबेल भी बोलते हैं, किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है, वापस एक एक्टोपैरासाइट है। मरीन फिशेस का ये सीओपॉड भी क्या है, एक एक्टोपैरासाइट है। लाइस क्या है, एक एक्टोपैरासाइट है, और जो अंदर रहता है उसको एंडोपैरासाइट बोलते हैं। हुआ क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऑल द फॉलोइंग इंटरैक्शन आर म्यूचुअलिज्म एक्सेप्ट, वापस एक्सेप्ट मतलब इनमें से 4 है, उनमें से 3 ऑप्शन म्यूचुअलिज्म होंगे, पर वो पूछा है क्या, नहीं। तो अगर म्यूचुअलिज्म है तो टिक लगाओ, और सिंस वो नहीं पूछा है तो क्रॉस कर देना, ठीक है। जो बच गया वो तुम्हारा आंसर है। प्लांट एंड एनिमल रिलेशन फॉर पॉलिनेशन, म्यूचुअलिज्म, हाँ है मैम। एग्जाम्पल फिग एंड वास्प, जैसे जरूरी नहीं फिग एंड वास्प हो, कोई भी इंटरैक्शन, जैसे मधुमक्खी को प्लांट ने बुलाया कि आजा भैया नेक्टर ले ले, है ना, या पोलन ग्रेन ले ले, पर उसके बदले में मधुमक्खी को नहीं पता कि वो प्लांट का क्या करवा रही है, पॉलिनेशन। मतलब ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या है, म्यूचुअल फायदा है। तो ये एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का, पर पूछा है इसके अलावा, तो क्रॉस कर दो। चलो बी पे आते हैं, एसोसिएशन ऑफ एल्गाई एंड फंजाई इन लाइकेन, अरे ये भी रिलेशनशिप है, पर उन्होंने पूछा है तो क्रॉस कर दो। कैसे? देखो, जो एल्गी है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और किसके साथ रहता है, फंजाई के साथ कर रहता है। तो वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, पर शेल्टर के लिए फंजाई के पास रह रहा है, और कुछ न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कराने के लिए फंजाई के पास रह रहा है। फंजाई रिप्लेसमेंट में या बदले में क्या दे रहा है, जगह दे रहा है, और साथ में क्या बोल रहा है कि मैं कुछ न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके तुमको दूंगा। तो ये भी कैसा हुआ, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक टाइप का म्यूचुअल रिलेशनशिप ही होता है। चलो, एसोसिएशन ऑफ कैटल, इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, अच्छा वो बोल रहे हैं कैटल, इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल एक म्यूचुअलिज्म है क्या? नहीं नहीं नहीं। क्यों? कैसा है ये? कमेंसलिज्म है। कैसा? जहां पे जो कैटल है वो तो भैया ये इग्रेट हो या ना हो वो अपनी घास खाने वाली है, मजे से खाने वाली है, एकदम बिल्कुल हिल डुल के खाने वाली है। पर अब उससे इससे कैटल को कोई गाय भैंस बकरी को कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है इग्रेट से। पर इग्रेट क्या बोल रहे भैया, जब वो चल रही है तो उसके पैर से घास दबी जा रही है, उसी में जो छुपे हुए कीड़े वो उड़ जाते हैं, वो जैसे उड़ते हैं ये कैटल इग्रेट पकड़ती जाती है। तो ये कैसा है? म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है? नहीं, कमेंसलिज्म का। तो ये है तुम्हारा आंसर। फिर भी आखिरी पढ़ लेते हैं, एसोसिएशन ऑफ फंगाई एंड रूट फॉर हायर प्लांट इन माइकोराइजा। अरे बोलते ही है हम ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप? जहां पे जो ग्लोमस जीनस है जिसका माइकोराइजा है वो किसके अंदर रहता है? हायर प्लांट्स की रूट्स में रहता है। क्या करता है? फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके देता है, और क्या करता है? डिजीज रेजिस्टेंट बनाता है, रूट रिलेटेड डिजीज रेजिस्टेंट बनाता है, और बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर जैसे ड्रॉट और सैलिनिटी के अगेंस्ट भी क्या करवाता है? रेजिस्टेंट दिलवाता है। उसके बदले में प्लांट क्या देता है? उसको शेल्टर देता है और फूड देता है। हो गया? तो ये भी म्यूचुअलिज्म है, पर ऊपर वाला कैसा है? कमेंसलिज्म। तो ये ऑप्शन नहीं हुआ, वही उन्होंने पूछा था। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, मैच द फॉलोइंग टेबल। अब ये टेबल अपन को मैच करना है और फिर इसमें से ऑप्शन निकालना है। वही ट्रिक यूज करेंगे, कौन सी? डिडक्शन की। ठीक है, चलो सबसे पहले मैंने देखा टिक्स ऑन डॉग, तो क्या है? एक एक्टोपैरासाइट, तो मतलब यहाँ पैरासाइट में होना चाहिए, तो थर्ड का ए तो होना ही चाहिए। चलो आगे, अब बाकी मत पढ़ो, ठीक है। थर्ड का ए आगे आए तो देखो, थर्ड का देखा मैंने डी डी ए, लो तुम्हारे 2 ऑप्शन तो आ गए, मतलब 50-50 तो हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। अब इसमें देख लो कोई चीज सिमिलर है क्या?
तो अपन मतलब हटा सकते हैं, नहीं सब बाकी के ऑप्शन सब अलग अलग है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब देखते हैं, अब कोई भी एक, अच्छा अब बोलोगे मैम हॉक एंड स्पैरो, नहीं याद आ रहा। अच्छा ऑर्किड, ये वाला तुमने पढ़ा होगा, एपीफाइट्स वाला पढ़ा होगा, बताओ एपीफाइट्स वाला कहाँ पे पढ़ा था? मैम एपीफाइट मैंगो ब्रांच पे, तो मैंगो ब्रांच को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वो भले एपीफाइट उगे ना उगे, वो तो क्यों जा रहा है, क्योंकि सिर्फ एपीफाइट को फायदा है, क्योंकि उसको सनलाइट चाहिए। तो ये किस टाइप का रिलेशनशिप हुआ? कमेंसलिज्म का, मतलब 2 का D होना ही चाहिए। चलो देखिए आगे, तो देखो जरा 2 का D होना ही चाहिए, ये आ गया, बस तुम्हारा पूरा टाइम बच गया। आंसर देखो क्या है, डेल्टा। ठीक, देखो ये हुआ ना, मैंने बाकी का कुछ पढ़ा भी नहीं, जो मेरे को एकदम ऐसे मान के चले, जो मेरे को एकदम एक झटके में आता है वो मैंने ऑप्शन देखा, मैच किया, कितना टाइम बच गया, अराउंड 2 से 3 मिनट बच गए तुम्हारे। ठीक है, चलो आगे मूव करें, तो ये तरीका सही है ना? फिर भी मैम बाकी का डिस्कस तो कर लो, चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 है म्यूचुअलिज्म का, म्यूचुअलिज्म का क्या आंसर आया? ऑर्किड, ओमाइफिस एंड बी। अब ये तो याद करो, हमेशा हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म में एक हाथ देते हैं एक हाथ लेते हैं, मतलब मैम क्या मतलब? हमेशा दोनों को बेनिफिट होता है ना? पर ये किसका एग्जांपल है? स्यूडो कॉपुलेशन का एग्जांपल है, जहां पे ऑर्किड ने अपने एक पेटल को बना तो दिया फीमेल हनीबी की तरह, मेल हनीबी आ भी गया, अब बेचारा वो सोच रहा है कि ये फीमेल हनीबी बैठी, चलो कॉपुलेशन करते हैं, पर हो रहा है सिर्फ पॉलिनेशन, नो कॉपुलेशन। भैया पत्ती के साथ क्या कॉपुलेशन करोगे तुम? पत्ती भी नहीं, पेटल के साथ क्या कॉपुलेशन करोगे? तो 1 का क्या होगा? ई तुम्हारा ऑर्किड, ओमाइफिस एंड बी। कमेंसलिज्म का हमने पढ़ा कैसा है, जिसमें मैंगो ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अनइफेक्टेड, बट फायदा किसको हो रहा है? एक एपीफाइट को फायदा हो रहा है। ओके, पैरासिटिज्म का हमने पढ़ा, टिक्स ऑन डॉग जो एक एक्टो पैरासाइट है। कंपटीशन का तुम्हारा क्या आएगा जरा देखो, और फिर है कंपटीशन 4 का है बी, जो है तुम्हारा बैलेनस एंड कैलामेंथस। अब बोलोगे मैम ये तो हमने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं ना, पर क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आखिरी है प्रेडेशन। अब प्रेडेशन, अब जो हॉक है, मतलब जो चील है तुम्हारी, एक टाइप की चील का नाम हॉक होता है, तो वो हॉक है वो क्या करे? छोटे छोटे चिड़िया खाती है, तो वही तो लिखा है प्रेडेटरिज्म। अब देखो तुमको भले ये मैम ये पता था, पर इसके बारे में तो कोई क्लू ही नहीं है, जरूरत भी है क्या जानने की? खुद बताओ, ये ट्रिक है। और यकीन मानो एंट्रेंस एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से अब ये तो अब बोलो, अब तुम ये नहीं बोल सकते आउट ऑफ कोर्स हमको दूसरा क्वेश्चन चेंज करके दो, नहीं, तुमको सॉल्व करना है, जितनी इंफॉर्मेशन तुम पढ़ के गए उसी इंफॉर्मेशन का यूज करके सॉल्व करना है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 14, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द ऑप्शन फॉर अप्रोप्रिएट कंक्लूजन। स्टार्ट करते हैं। फीमेल wasp pollinates the fig inflorescence while wandering for suitable site for oviposition। बिल्कुल सही है, ठीक है। फीमेल fig offer the wasp some of its developing seeds as food for developing wasp larvae। बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आया? 2 C आया। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। लो हो गया सॉल्व। चलो आगे मूव करें। आगे क्या मूव करना है? इसके साथ ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे पॉपुलेशन इंटरेक्शन के होते हैं खत्म। तो क्या करेंगे हम? वेबसाइट पे जाएंगे, टाइप करेंगे www.magnetbrains.com। जैसे ये टाइप करोगे वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट आने के बाद सिंस तुम CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे। अब तुम जिस भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है तुम CUET के साथ नीट की भी प्रिपरेशन करोगे, तो यहाँ पे तुमको नीचे जाके मिल जाएगा, जैसे यहाँ IIT JEE लिखा है ना, उसके नीचे नीट मिलेगा। बस क्लिक करोगे, क्लिक करोगे तो सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, चैप्टर्स क्लिक करोगे और सुनना शुरू करोगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। एक और चीज, चैट बॉक्स में जरूर लिख के बताओ कौन सा चैप्टर तुम प्रायोरिटी बेस पे पढ़ना चाहते हो, मैं उसके वीडियोस पहले बनाऊंगी। ठीक है, तो पढ़ाने सब कुछ ही वाली, पूरा CUET का कोर्स पढ़ाने वाली, क्रैश कोर्स है ना, एकदम फटाफट हम पढ़ेंगे, पर वो वाला चैप्टर फिर प्रायोरिटी बेसिस पे आ जाएगा। तो चलो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहना।